लाइफ टाइम्स के आज के इस एक्सचेंज प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित एडिटर इन चीफ लाइफ टाइम्स श्री दिलीप सिंह जी, स्टेट हेड लाइफ टाइम्स श्री राजीव ओझा जी, कनोडिया ग्रुप के प्रमोटर श्री गौतम कनोडिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लाइफ टाइम्स से जुड़े हुए सभी दर्शकगण, शुभचिंतकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, लाइफ टाइम्स एक छोटी सी अवधि में अपनी जिस शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है, मैं इसके लिए लाइफ टाइम्स के एडिटर इन चीफ, उसके प्रमोटर और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक्सचेंज का यह पहला कार्यक्रम आपका आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इसके लिए आपके सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है जब लाइफ टाइम्स का शुभारंभ एनसीआर में करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय जो हम सबके सामने चैलेंज थे, आज उससे काफी आगे बढ़कर के एक नई यात्रा पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और सफलता की यात्रा निरंतर एक साथ आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैं इस बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता और असफलता ये जीवन के दो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कार्य की शुरुआत कैसे की है। अगर एक सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया है, उसकी शुरुआत की है और उस प्रकार की टीम अपने साथ जोड़ी है, तो मान के चलिए कि सफलता हमें जरूर मिलेगी और देर में मिलेगी तो वह अस्थायी सफलता में बदलने का भी कारण बन सकता है। लेकिन अगर हमने शुरुआत अच्छी नहीं की, टीम अच्छी नहीं बनाई या शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, तो मान के चलिए कि जो आपकी सफलता के जो आप इच्छा रखते हैं वह आपकी सफलता को विफलता में बदलेगा या फिर सफलता मिलेगी तो क्षणिक मिलेगी, अस्थायी नहीं मिल पाएगी। और यह हर एक क्षेत्र में होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसमें यह अक्सर सभी के लिए सही बैठता है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश का हृदय स्थल भी है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर मैं इस बात को कहूंगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
लेकिन जिन लोगों का एजेंडा विकास नहीं था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस आत्मा को पहचानने का कभी प्रयास नहीं किया, वे लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अपने एजेंडे को जबरन यूपी उत्तर प्रदेश पर थोपते थे। उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश जो व्यापक संभावना वाला प्रदेश था, जिसमें असीम सामर्थ्य थी, 2014 के पहले वह पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, जहां का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ऐसा नहीं कि यह संकट सैकड़ों वर्षों का रहा हो। संकट था। 1947 से पहले देश गुलाम था, देश के सामने चैलेंज था। पूरा देश एकजुट होकर के उस चुनौती का सामना कर रहा था। 1947 में देश आजाद होता है और देश आजाद होने के बाद जब देश के लिए अलग अलग राज्य बनाए जा रहे थे, अलग अलग राज्य गठित थे या अलग अलग राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन और उसकी नोटिफिकेशन जारी होती है। 1950 में उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था था। यहां की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से आगे थी। उत्तर प्रदेश का जो तात्कालिक दृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, वह तमाम अन्य राज्यों से बेहतर माना जाता था। यहां का अन्नदाता किसान देश के अन्य क्षेत्रों से समृद्ध माना जाता था। यहां का नौजवान देश के अंदर प्रतिभाशाली नौजवान के रूप में माना जाता था। देश के अंदर शिक्षा हो या सुरक्षा, इन दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश का ही नौजवान जाता था और वहां पे अन्य राज्यों में भी अपना योगदान देता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 के बाद से लगातार ये गिरावट आती गई और 2017 आते आते ऐसा संकट आ गया कि 2017 आते आते उत्तर प्रदेश के सामने ऐसा संकट आ गया कि नौजवान पहचान के लिए मोहताज हो गया। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यहां का श्रमिक जिसने अपने खून और पसीने को बहा करके उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया था, जिसके पूर्वजों ने योगदान दिया था, वह भूखमरी का शिकार हो गया। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। पर्व और त्योहार दशहत के माहौल में मनाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनकी अपील पर उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रदेश के अंदर नई सरकार के गठन के लिए मतदान किया और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए। उस समय उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था नहीं, 7वीं अर्थव्यवस्था थी। देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1/3 से भी कम रह गई थी। उत्तर प्रदेश के सामने इतनी सारी चुनौतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की गणना देश के अंदर एक सामर्थ्यशाली
और संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाने लग गया। आप अनुमान करिए, एक अच्छा खासा स्वस्थ मनुष्य हो और वह किन्हीं परिस्थितियों में बीमार हो जाए और लोग उसको बीमारू के रूप में ही उसकी पहचान बना दे, तो क्या स्थितियां होंगी? यानी उसके अस्तित्व के सामने संकट आ जाएगा। और यही अस्तित्व का संकट पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के सामने खड़ा किया था। 2017 में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की, तो 2017 की इस यात्रा में जिस उत्तर प्रदेश में यह मान्यता हो गई थी भारत सरकार में, क्योंकि मुझे 5 बार देश की संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को मानता था कि उत्तर प्रदेश के जिन भी मुद्दों को लेकर के हम देश की संसद में आवाज उठाते थे, एक बात हमारे सामने आती थी वहां पर कि लोग मानते थे कि देखिए कोई भी स्कीम बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आकर के वो फेल हो जाएगी, क्योंकि यहां के जो उस समय यहां की सत्ता का संचालन करने वाले लोग थे, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। वे हर एक मामले में उन स्कीम को फेल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे। चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। वे हर एक मामले में उन स्कीम को फेल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे। परिणाम क्या था? कोई स्कीम बनती थी उत्तर प्रदेश में आकर के फेल, क्योंकि मान के चलिए कि हर 17वां यानी देश की 17 से 20% आबादी जिस राज्य में निवास करती है, जिस राज्य पे निर्भर रहती हो, अगर वहां पर स्कीम फेल हो गई तो शेष देश के अंदर कहां सफल होने वाली है, कहां सफल होने वाली थी। और यही उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लगातार उन स्थितियों का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ा और परिणाम क्या होता था, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। देशवासियों ने देखा कि स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कितने स्वयं उसको लीड कर रहे हैं। यह केवल एक स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक भी है। तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने का भी एक माध्यम है, बन सकता है। लेकिन जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई और हम लोगों ने इसका प्रदेश के अंदर समीक्षा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2.5 वर्ष में कुल 40 लाख शौचालय बन पाए थे मात्र, और बनाने थे 2.25 करोड़, यानी 3 करोड़ 71 लाख शौचालय, 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। स्कीम को 2 अक्टूबर 18 में क्लोज होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था। अब हमारे सामने चैलेंज था कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम 2 करोड़ 70 लाख से अधिक शौचालय कैसे बना पाएंगे। लेकिन हमने चैलेंज स्वीकार किया। हमने कहा हम करेंगे। चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी थे। उन्होंने कहा कि कैसे आप कर पाएंगे। हमने कहा हम लोग करेंगे। हमने प्रदेश भर के राजमिस्त्रियों को और जो हेड लेबर होता था उन सबको बुलाया, उनका सम्मेलन अलग अलग जनपदों में आयोजित किए, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराए और हमने कहा एक साथ मिशन मोड पे इस कार्य को आगे बढ़ाओ।
और हमने अगले 1 वर्ष के अंदर प्रदेश का जो लक्ष्य था 2,71,00,000 शौचालय बनाने का, इस लक्ष्य को हमने पूरा कर दिया। केवल लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ, आज आप देखते होंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सिटी के अंदर जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में अंतर दिखाई देगा। तब कूड़े के ढेर लगते थे, गंदगी उस सिटी की पहचान होती थी, गांव में पैदल नहीं चल सकते थे। आज ऐसा नहीं है, आज आप गांव में भी जा सकते हैं, शहर में भी जा सकते हैं। कूड़े के ढेर या तो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जहां थोड़े बहुत बचे भी होंगे उनको समाप्त करने के सामने तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए हैं। आज हर सिटी अपने आप में एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ा है। हर गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। रिजल्ट क्या था? नारी गरिमा की भी रक्षा हुई, हर गरीब के घर में शौचालय आ गया और इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। हजारों बच्चों की मौत होती थी इंसेफ्लाइटिस से, हजारों बच्चों की मौत कंट्रोल हुआ, पूरी तरह समाप्त हो गया, बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। गरीबों को आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास स्कीम लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में उन गरीबों के लिए आवास देने थे, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा गया। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़, उस समय 20 करोड़ के आसपास की आबादी रही, 20 करोड़ की आबादी के इस राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के लिए एक आवास बना चुकी है। 56 लाख गरीबों के लिए। ये जो गरीब है वह दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा, अन्य जातियों के भी होंगे। हम उसको जातीय खेमों में नहीं बांटते। हमारे लिए वो हमारा नागरिक है, उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। इस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास की मुहिम को जब आगे बढ़ा करके मंत्र मान करके हमने लागू किया, परिणाम हमारे सामने आया। तो इसी रूप में, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के मुद्दे को लेकर के रहा हो, प्रदेश के युवाओं के मुद्दे को लेकर रहा हो, प्रदेश के श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के रहा हो, प्रदेश में महिला सुरक्षा की, हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और उसके परिणाम को इसी रूप में, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के मुद्दे को लेकर के रहा हो, प्रदेश के युवाओं के मुद्दे को लेकर रहा हो, प्रदेश के श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के रहा हो, प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, या फिर प्रदेश में निवेश के मुद्दे को लेकर के, हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? पहले जो हमारे लिए जो सबसे फ्रूटफुल हो सकता है, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, हमें उसको देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोगों ने वही किया। ऐसा नहीं कि हमने उसके चक्कर में अन्य चीजें छोड़ दी हूं, ऐसा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। हमने किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने हर गरीब को राशन कार्ड मिले, ये भी व्यवस्था लागू की। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम को समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक तबके तक पहुंचाने का काम भी किया। कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम भी किया।
लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े हुए मुद्दों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा निवेश अगर हम लाएंगे तो ये बड़ा निवेश हमारे इकोनॉमी को। हम लोगों ने 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पहली स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको एक नई पहचान दी। हर जिले की एक यूनिक प्रोडक्ट। आज आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छाया हुआ है। यह स्वदेशी और स्वाभिमान का प्रतीक भी बना। 2017 के पहले चीन का जो प्रोडक्ट दीपावली में, होली में, अन्य पर्व और त्योहारों में हमारी मार्केट में छा जाता था। आज आप देखते होंगे पर्व और त्योहारों में चीन का प्रोडक्ट नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। हमारा हस्तशिल्पी, हमारी कारीगरी इसका मुनाफा कमाता है। देश का पैसा देश में ही लगता है और नए रोजगार का सृजन भी होता है। रोजगार का सृजन किस रूप में? जब 2020 में ही कोरोना महामारी आई, कामगार और श्रमिक देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से छोड़ करके अपने घरों की ओर प्रस्थान किए। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य था जिसने कहा कि हम अपने लोगों को वापस अपने यहां तक पहुंचाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, और हमने बसेस लगाई। 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया। हमने एमएसएमई यूनिट के लिए द्वार खोले। हमने कहा भी आप जाइए, यहां पे काम लीजिए। परिणाम क्या है? आज हर एक तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप काम भी यहां पे मिला है और व्यापक रोजगार के सृजन का भी माध्यम ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। हाँ, उसके लिए टेक्नोलॉजी देना, उसको मार्केट के साथ पहुंचाना, उसको डिजाइन के साथ जोड़ना, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में सरकार ने थोड़ा बहुत योगदान दिया। लगातार सरकार उसमें उनको मदद कर रही है, लेकिन एक पहचान उसके साथ उसको देने का प्रयास हुआ। और पहले दिन से सरकार ने तय किया कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। आज परिणाम सबके सामने है। जीरो टॉलरेंस अगर है तो वह जमीनी धरातल पर भी दिखना चाहिए। या आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित होते हुए देखा होगा। आज आप देखते होंगे यहां माफिया की तूती नहीं बोलती, उसका पैरेलल साम्राज्य नहीं चलता है, समानांतर सरकारें नहीं चल रही है। हर व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में उसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। जो हमारी संभावनाएं थी स्पिरिचुअल टूरिज्म में, आज आप उसको देख सकते हैं। 2017 की पहली ये स्थिति नहीं थी यूपी के अंदर। पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भय का एक माहौल, एक सशंकित हर व्यक्ति होता था, पता नहीं क्या हो जाए, किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए। मित्रों, आज ऐसा नहीं है। आज पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, प्रदेश दंगा मुक्त हुआ, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बना, तो देखते ही देखते देश और दुनिया का श्रद्धालु, यात्री और पर्यटक यह उत्तर प्रदेश के अंदर उमड़ पड़ा। आपने देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में
2017 के पहले वर्ष भर में लाखों की संख्या में ही मात्र पर्यटक आते थे। आज वो संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। गत वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटकों की जो संख्या थी वह 23-24 में वह संख्या थी लगभग 66 करोड़ और अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से भी पर्यटक आया था, श्रद्धालु आया था अकेले महाकुंभ में। ये चीजें क्या दिखाती है कि इस बार अगर आप इसका आंकलन करेंगे तो यह संख्या पहुंचेगी 100 करोड़ से ऊपर। 100 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु अकेले महाकुंभ के साथ और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे पास टूरिज्म के डेस्टिनेशन है इनके साथ जुड़ने के लिए वे लोग आ रहे हैं। याद रखना, इस सेक्टर व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन भी करता है, इकोनॉमी को एक नई गति भी देता है, आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। आस्था और आर्थिकी का यह अद्भुत जो समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के ने देखा है, महाकुंभ उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी ये संभावनाएं ऐसा नहीं कि 17 के पहले नहीं थी, लेकिन इन संभावनाओं में सोचने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर जो उस समय की राजनीतिक लीडरशिप थी, प्रदेश की सरकारें थी, वे इस दिशा में सोच नहीं रखती थी, उनका ये एजेंडा नहीं था। परिणाम क्या था कि प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, प्रदेश में दंगों का लंबा दौर चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन एक नए दंगे की शुरुआत होती थी और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। हर एक सेक्टर में जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक निवेश करने के लिए नहीं आता था, 2017 के पहले तो एक सपना था कि हम कोई इन्वेस्टर समिट यूपी के अंदर करें, एक सपना था। याद करिए 1947 में जो देश आजाद हुआ हो, उसकी सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां 70 वर्षों में एक भी इन्वेस्टर समिट न किया हो, किसी भी सेक्टर का। हमारे पास सबसे अधिक संभावना एग्रीकल्चर के फील्ड में थी, उसी सेक्टर में किए होते। और औद्योगिक निवेश की संभावना यहां पे थी, उसमें किए होते नहीं। टूरिज्म में किए होते नहीं किया। अन्य सेक्टर में किसी एजुकेशन में किए होते, यूपी तो एजुकेशन का भी हब था, नहीं किया। क्योंकि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए थे, उनके सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी। माफिया के सारे पे सरकारें चलती थी। वह पेशेवर अपराधी माफिया रहा हो, खनन माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, वन माफिया रहा हो या पशु माफिया रहा हो, ये सभी अपने इशारे पे सरकारों को नचाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। तो निवेश के लिए भी सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। याद करिए, जब मुझे याद है 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की बात आई, तो मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलवाया। ये महीना रहा होगा अक्टूबर का, सितंबर अक्टूबर का महीना था।
2017 में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी अब तो सरकार को 6 महीने हो गए हैं, अब हमें निवेश के लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, इन्वेस्टर समिट हम लोग प्रस्तावित करना चाहते हैं, हम उस पर बात भी करना चाहते हैं। तो फाइल उन्होंने एक बढ़ाई। मैंने कहा क्या है इसमें? उन्होंने कहा साहब एक निवेश हम चाहते हैं कि निवेश की एक इन्वेस्टर समिट हो। तो मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा 20,000 करोड़ ये तो कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत तो इसके लिए अलग से आयोजित करने का क्या होगा? उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन करेगा? औद्योगिक विकास के मंत्री हमारे वरिष्ठ उस समय के विधायक थे, जो आज स्पीकर भी है, सतीश माना जी, और औद्योगिक विकास आयुक्त जो थे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नौकरशाह थे, तो बाद में चुनाव आयुक्त भी बने थे, चीफ सेक्रेटरी भी बने। उन्होंने कहा साहब कौन करेगा यूपी में? मैं बहुत चेक था, मैंने कहा अभी 6 महीने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया क्या? उन्होंने कहा साहब यूपी पे अभी भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा चलो रोड शो करते हैं कुछ जगह। हम रोड शो के लिए गए। मैंने कहा भी देश के अंदर 6 स्थानों पर आप करिए, एक में मैं जाऊंगा। मैंने कहा टारगेट बढ़ाइए। उन्होंने कहा 20,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा 2 रोड शो करके आइए, फिर मुझसे बात करिए। 2 रोड शो में गए, 2 रोड शो में उनको 5,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा देखिए साहब कहां मिल रहा है? मैंने कहा देखो लोअर लिमिट हमारी 2 लाख की होगी। और उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा देखो मैं एक ही रोड शो में आपको इससे ज्यादा के प्रस्ताव दूंगा, लेकिन बाकी के लिए आप थोड़ा प्रयास करें। खैर, पहला इन्वेस्टर समिट हमारा हुआ, 4,67,000 करोड़ का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ। और मित्रों आज जब 2023 में हमने किया तो 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। यानी जिसको मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। ये सब प्रयास करने से होता है, प्रयास करने से होता है। आज कोई आत्महत्या नहीं करता है, कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, किसी नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना होता है, किसी बेटी और किसी व्यापारी को सुरक्षा के लिए गुहार नहीं लगानी होती है। प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज करके कोई व्यक्ति किसी भी इन्वेस्टर को यहां से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर है। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है और उसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के अपने निवेश को करते हुए प्रदेश के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान कर सकता है। आज उसके लिए उस प्रकार की संभावनाओं के द्वार उत्तर प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। यह संभावना 2017 के पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों का एजेंडा संकीर्ण था। उनके एजेंडे एक सीमित दायरे में थे, वे माफियाओं से जकड़े हुए थे। उनकी सोच जातिवादी थी और कार्य परिवारवादी थी। वे परिवार से बाहर उभर ही नहीं सकते थे। परिणाम क्या था? संकट पहचान का प्रदेशवासियों के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन आज इन सब से उभर करके आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है और आज उत्तर प्रदेश जो 2017 में 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वह उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश ने जो कदम बढ़ाए हैं, उस कदम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, हम मान के चलते 2029 में उत्तर प्रदेश
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। हर एक सेक्टर में आप देख रहे हैं सरकार ने इसके लिए कदम बढ़ाए। जिनको कोई नहीं पूछता था सरकार उनके द्वार तक पहुंची। मुसर, कुशीनगर और महाराजगंज से लेकर के सोनभद्र तक, कोल, चित्रकूट से लेकर के मिर्जापुर तक, प्रयागराज, चित्रकूट, इस पूरा भरा पड़ा था। सहरिया, ललितपुर और झांसी क्षेत्र में, बुक्सा, बिजनौर में, थारू, महाराजगंज से लेकर के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के नेपाल बॉर्डर पर इन ट्राइबल को आजादी के बाद भी उनका हक नहीं मिल पाया था। जमीन के पट्टे नहीं, बहुत सारी जगह नागरिकता नहीं, आवास की कोई सुविधा नहीं, राशन कार्ड भी नहीं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज ये सभी प्रकार की योजनाओं से इन्हें आच्छादित करने के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार ने सफलता पाई। नियत साफ होनी चाहिए, नीति बनाना सरकार का काम होना चाहिए। जब नियत साफ है और सरकार ने स्पष्ट नीति बना दी है तो नियंता भी उसमें सहभागी बनता है, उसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। और उत्तर प्रदेश की यही गाथा जो आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए वह एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा रहा है। आज उसमें आप देख सकते हैं बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले कोई मानता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे और एक्सप्रेसवे का ऐसा नेटवर्क होगा? आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे का 55% नेटवर्क यूपी के पास है। देश की सबसे अधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश के अंदर हाईवे और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतरीन यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है। एयर कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा नेटवर्क यूपी के पास है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर चली है और देश का पहला इनलैंड वाटरवे यूपी के अंदर चला है। देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 45 से अधिक स्कीम को उत्तर प्रदेश लीड करता है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश रहता है, या बहुत होगा तो नंबर 2, टॉप 2 में यूपी रहता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके आज अपनी सामर्थ्य की ताकत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी सामर्थ्य देशवासियों के सामने रख रहा है। लाइफ टाइम्स हमारी इस यात्रा का अभिन्न सहयोगी बनकर के सामने आया। उसने पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से अनेक युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। महाकुंभ के दौरान उसकी कवरेज जिस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को हो, इसके बारे में बेहतरीन रिपोर्ट्स के माध्यम से जब उन चीजों को इस प्रकार के मीडिया ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है तो स्वाभाविक रूप से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने में मदद मिलती है। और आज वही कार्य यह लाइफ टाइम्स कर रहा है। मैं दिलीप सिंह जी को, राजीव ओझा जी को, श्री गौतम कनोडिया जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लाइफ टाइम्स मीडिया जगत की एक नई संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ा है। और मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, यह यात्रा अनवरत रूप से इसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपना बहुमूल्य समय में से, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के हम सबको और लाइफ टाइम एक्सचेंज प्रोग्राम में ये उद्घाटन भाषण के लिए आपने जो समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम
एक भरोसा के साथ कि हम लगातार एक सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष, सकारात्मक और संपूर्ण सत्य की तरफ के प्रति समर्पित रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजीव जी आइए। बिल्कुल, स्मृति चिन्ह का एक बार मैं चाहती हूँ आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और सम्मान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी। और देखिए लगातार मौजूदगी रही है और इस बीच आपको ये भी बता